गौरव आर्य है, नफसियाती शख्स, बकवास करता है हमेशा मेरे मुल्क के बारे में। जरा शख्स, ये जो शख्स बकवास कर रहा था, इसकी तरफ मैं बाद में आती हूँ। जरा ये चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब, ये ट्वीट है जो शख्स ने किया, स्क्रीन पे जरा ट्वीट चलाइएगा, आप देखिएगा। ये इसका कल का ट्वीट है, ये देख सकते हैं आप। कल इसने ये ट्वीट किया है, यानी सरीना में जो हमला हुआ है ना, उससे कुछ घंटे पहले इस आदमी ने कोयटा का हवाला देते हुए लिखा है कि अगर कोयटा में दहशतगर्दी होती है, अब जरा गौर कीजिएगा, अगर कोयटा में दहशतगर्दी होती तो पाकिस्तान इसको इतना संजीदगी से नहीं लेता जितना लाहौर को संजीदा लेता है। और उसके ठीक कुछ देर बाद, ये पहले की ट्वीट है, उसके ठीक कुछ देर बाद कोयटा में आपने देखा कि क्या हो गया, हुरेजी हो गई। क्या ये इत्तेफाक है? क्या आप इसको इत्तेफाक समझते हैं नाजरीन? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, इसको कहते हैं सोची समझी साजिश। अब आप देखें, ये पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती की आग को हवा दे रहा है, अललान दे रहा है, लेकिन ये कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम सूबे एक हैं, सबका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, कोई किसी से जुदा नहीं है, किसी से अलग नहीं है, और कोई इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। अब आप देखें, ये पालतू पाकिस्तान में सुबाइयत परस्ती के साथ फिरका वारियत को भी बढ़ाना चाहता है, और इसके साफ साफ अल्फाज हैं, क्या कहता है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। इरादे देखे जरा, इजहार कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो, पाकिस्तान को कमजोर कर दो। क्या बकवास कर रही है कि फिरका वारियत का लड्डू हमारी प्लेट में पड़ा है, लेकिन हम खा नहीं रहे हैं, तुम्हारी औकात भी नहीं कि तुम खाओ। पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तोड़ना चाहता है, फिरका वारियत को बढ़ावा देकर, सुबाइयत की आग लगाकर। जो गौरव आर्य, आपको पता है, नफसियाती शख्स है, पागल जुनूनी शख्स है, नरेंद्र मोदी का पालतू है, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो जाना साहब, उसने ट्वीट की थी कल हमले से कुछ घंटे पहले, उसने कोयटा का हवाला दिया था, और ट्वीट में उसने कहा था कि जी कोयटा में जब दहशतगर्दी होती है तो पाकिस्तान संजीदगी से नहीं लेता जितनी संजीदगी से लाहौर को लिया जाता है। उसके कुछ देर के बाद, ठीक कुछ देर के बाद कोयटा में ये वाकया पेश आ जाता है, सानेहा, खूरेजी। क्या ये इत्तेफाक लगता है आपको? देखिए, इत्तेफाक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक चीज वादे है कि भारत का फोकस कोयटा या ये कह लीजिए कि बलोचिस्तान रहा है, और फाटा भी रहा है, यानी जो अर्स्टवाइल फाटा पहले हमारा होता था। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये सी पैक का है, दूसरा ये है कि ये फर्टाइल ग्राउंड है, यहाँ पे इनको लोकल सपोर्ट कुछ ना कुछ मिल जाती है। ठीक है, अगर लोकल सपोर्ट ना मिले तो फिर आपको ये काम करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये, और फिर ये कि ये चूंकि अफगान बॉर्डर के करीब है इलाके, तो उस तरफ से अगर किसी को आना हो तो मूवमेंट वगैरह निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि वो अंदरून मुल्क कहीं जाए, दूर दराज इलाकों में, यहाँ वाकयात करने उनके लिए निस्बतन आसान। चुनाचे आपने देखा कि पीछे फाटा में भी, फाटा का जो इलाका हमारा पुराना है, वहां भी काफी सारे लोग पकड़े भी गए हैं, और कुछ वाकयात वो भी हैं जिनमें के फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की गई या धमाका किया गया, जिससे हलाकतें भी हुई, और यहाँ भी अब यही फिनोमेना नजर आता है। अब चीज ये है कि हमें एक तरफ तो भारत के साथ अमन के मुज़ाकरात और इस तरह की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ भारत जो कुछ कर सकता है, कर रहा था पहले से, वो उसने उसी तरह जारी रखा हुआ है। कश्मीर में जो वो जुल्म सितम कर रहा था वो करता जा रहा है, कोई वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां पे जो कैद किए हुए लोग उनको छोड़ा जा रहा है, या जो मारे जा रहे हैं उनको। इसी तरह वाकयात बलोचिस्तान में या वाकयात आप देखें फाटा में, वो भी तबातर से हो रहे हैं। फिर हमने एक डोजियर दिया था कुछ अर्सा पहले, जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। हमने उनकी लोकेशन भी दी, उनका सारा स्ट्रक्चर वगैरह दिया क्या है, लेकिन आज दिन तक वो कैंप भी मौजूद है। ना अफगानिस्तान टच से मस हुआ, ना ही भारत ने उनको कैंपों को किसी को छोड़ा, तो फिर अमन किस बात का? बात यह है कि भारत के साथ कभी भी यहां से किसी ने सिक्योरिटी बात नहीं की। ये वैसे तो ये पहली हुकूमत है जो भारत के ऊपर इल्जाम लगाती है, बताती है, और डोजियर भी दिए। पहली हुकूमतें तो ये भी नहीं करती रही, बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इस तरह नहीं है। बात यह है कि जब आपको कोई पत्थर मारे 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, तो फिर बिलाखिर पत्थर का कोई जवाब भी तो होगा ना, जाना चाहिए। वो यहां से जा नहीं रहा। हम अमन 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 की बातचीत करनी है, ये है। मेरा ख्याल है इसको अब थोड़ा सा नैरेटिव को आपको बदलना होगा। आप ये जब कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं, तो अब आपको बताना होगा कि जंग भी ऑप्शन हो सकती है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी जा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि जनाब हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको कहें जी अमन की ख्वाहिश हमारी नहीं हो सकती है अकेले की, आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नहीं है तो हम भी भूल गए अमन को। तो बात ये है कि ये बड़ा यकतरफा सा मुझे इशू लगता है, जिसकी हैंडलिंग
फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंटेलिजेंस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, हर लेवल के ऊपर इसको नए सिरे से देखना होगा, क्योंकि भारत तो अपने काम पे लगा हुआ है, उसने आपको कहीं कोई रियायत नहीं दी। वो एफएटीएफ हो, फैटफ हो, फाटा के इलाके हो, यहां हो, दहशतगर्दी, वो अपने काम पे लगा हुआ है। कश्मीर हो, वो लगा हुआ है। ठीक लिहाजा है। हमें, मेरा ख्याल है, जो शौक चढ़ा हुआ है अमन का, उसको मेरा ख्याल है हमें देखना होगा। कश्मीर के ऊपर कुछ थोड़ी नरमी, बल्कि वो तो कश्मीर के ऊपर चढ़ दौड़ा उन्होंने तो आर्टिकल 370 और 35A को जो खत्म किया है, उसको वापस करने की भी कोई बात नहीं कर रहा। तो या कम से कम वहां से कुछ ट्रुप्स कम कर देते, कश्मीरियों की गर्दन पे बैठा हुआ जो उन्होंने रखी हुई है बंदूक, वो ही हट जाती। कुछ उनके 6000 से ज्यादा लोग हैं हुर्रियत के, जो अंदर बंद किए हुए जेलों में, और उनके लोग ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं कि भारत की किस किस जेल में कौन पड़ा हुआ है। तो उनको कम से कम रिहा करते। 35 साल से शबीर शाह जेल काट रहा है, आसिया अंद्राबी मेरा ख्याल है 17 साल से वो इसी तरह जेलों के चक्कर में है। ये तो बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादती है, और उसपे वो मोदी की तरफ से कोई रियायत ना हो, और इधर हमें कहा जाए जनाब के बातचीत हो रही है और अबू धाबी में बात हो रही है, फना और अब, और मेरा ख्याल है ये चीजें हुकूमत को एक तो खुल के तरदीद करनी चाहिए और रवैया बदलना होगा, वरना इस हुकूमत को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी।